हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड का टॉपिक, बट साथ ही में हमने रियल एनालिसिस का मल्टी वेरिएबल भी इंक्लूड कर दिया है। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग एक तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, प्लस इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड में पीडीई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो 2021 के कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे जो आप एग्जाम में इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, कुछ सीओवी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर कौन कौन से वो क्वेश्चन थे जिसे हम लोग इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कितने क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हो, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, यानी कि सिंपल शॉर्ट में पीडीई। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले स्टार्ट होता है क्वेश्चन हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीडीई से। अब इस पीडीई में भी जैसे हम ऑर्डिनरी में क्या करते हैं, कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, ऐसे पीडीई में एक तो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, और आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है। तो यानी कि जब हम पीडीई को फॉर्मेशन करते हैं तो हमें कांस्टेंट को भी एलिमिनेट करना होता है और कुछ क्वेश्चन में हमको आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है। हालांकि इसके क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, बट फिर भी एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर कुछ पेपर में क्वेश्चन आए हैं तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी आपको फॉर्मेशन करना हो पीडीई का, सबसे पहले आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर। जैसे आपको कोई भी z अगर एक्स वाई के टर्म्स में दिया है, यानी कि ये सॉल्यूशन है किसी पीडीई का, आपको क्या करना है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसका ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सबसे पहला काम, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 टाइम्स x माइनस ए। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 टाइम्स y माइनस बी। अगर मैं इस 2 को ये साइड लेके आऊं तो zx/2 इज इक्वल टू x माइनस ए और ये zy/2 इज इक्वल टू y माइनस बी। अब ध्यान दो, यहां पे मुझे इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, a और b को। मैं अगर इसका स्क्वायर लेके सम कर दूं तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, z, मतलब a और b एलिमिनेट हो गया, यानी कि zx का होल स्क्वायर और zx/2 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सिंपल z हो गया ये। तो zx स्क्वायर प्लस zy स्क्वायर इज इक्वल टू 4z। ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आपको पहले x के रिस्पेक्ट में करना होता है, y के रिस्पेक्ट में करना होता है, और आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि क्या ये इससे हो जाएगा या फिर आपको कुछ इसका सेकेंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट करना है या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आर्बिट्ररी फंक्शन का। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको दिया है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई प्लस g इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। आपको क्या करना है, f और g को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश एक्स माइनस ए वाई, और x का फिर से करेंगे तो 1। ऐसे यहां पे g डैश एक्स प्लस ए वाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आ जाएगा zy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस ए वाई, और यहां से जब फिर से माइनस ए वाई को करूंगा तो ये माइनस ए, क्योंकि x का तो 0 हो जाएगा और ये सिंपल माइनस है। ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा
a टाइम्स g डैश x प्लस a वाई। बट यहां से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पे देखो एक तो माइनस ए आ गया, यहां पे प्लस ए आ गया, जबकि यहां पे दोनों प्लस है। तो अगर मैं इसको ऐड भी कुछ कर रहा हूं तब भी कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। जब मैं इसको जेड एक्स को फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा f डबल डैश x माइनस ए वाई प्लस g डबल डैश x प्लस ए वाई। और इसी तरीके से अगर मैं इसको करता हूं तो g डबल वाई क्या आ जाएगा अपने पास, इसको यहां से ये माइनस ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और यहां पे ये ए स्क्वायर जी डबल डैश एक्स प्लस ए। यहां से मैं अगर ए स्क्वायर कॉमन लेके इसको ये साइड लेके आ जाऊं तो ये दोनों सेम होगा। अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जेड एक्स एक्स अपॉन जेड वाई वाई अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई वाई अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू जेड एक्स एक्स जेड। तो यहां से आपका आर्बिट्ररी फंक्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आपके जो आर्बिट्ररी फंक्शन थे एफ एंड जी एलिमिनेट होके ये भी आपका एक सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, जिसके जनरली नेट में क्वेश्चन नहीं आते, हालांकि बाकी एग्जाम्स में आपको चाहे वो गेट हो चाहे सेट उसमें देखने को मिलते हैं, बट नेट में ये नहीं पूछा जाता। तो इसमें हम लोग को मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉची प्रॉब्लम। कॉची प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले आपको समझना होगा कि लैग्रेंजस का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आपको लैग्रेंजस का ऑक्सिलरी इक्वेशन समझ में आ गया तो फिर उसके बाद हम लोग कॉची प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले ये एक स्पेशल टाइप का पीडीई होता है जिसे हम लोग लैग्रेंजस मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई एक लैग्रेंजस इक्वेशन दिया है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। अब PQ यहां पे क्या है, ये जो PQ है ये अपने पास डेल Z बाय डेल x, और ये जो Q है ये डेल Z बाय डेल y इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो P स्मॉल p का मतलब डेल Z बाय डेल x, और ये इसका कोएफिशिएंट को हमने सिंपल कैपिटल Q से डिनोट किया है, और स्मॉल q के कोएफिशिएंट को हमने कैपिटल Q से डिनोट किया, और RHS में हमने R। तो अगर मान लो कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस टाइप का हो तो ऐसे इक्वेशन को कहा जाता है लैग्रेंजस इक्वेशन, और इसे हम लोग लैग्रेंजस मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। जनरली आपको इसमें करना क्या होता है, dx बाय p इज इक्वल टू dy बाय q इज इक्वल टू dz बाय r। इसे हम लोग कहते हैं लैग्रेंजस का ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। आप किसी भी इन दो इक्वेशन को ले लो या फिर इसको ले लो, और यहां से सॉल्व करके आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो जो आपका फर्स्ट कांस्टेंट होगा आप उसे दे सकते हो c1, जो सेकंड कांस्टेंट होगा उसे मान लेते हैं सेकंड फंक्शन v2। तो पहले कांस्टेंट को u और सेकंड कांस्टेंट को आपको v मान लो। अब इसके सॉल्यूशन को लिखने का तरीके जो है, या तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख लो, या फिर इसी को uv इज इक्वल टू 0, या फिर आप u इज इक्वल टू फाई ऑफ v लिख दो, या v इज इक्वल टू फाई ऑफ u। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। अब नेट के एग्जाम में आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, हालांकि लास्ट ईयर 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था जनरली डायरेक्ट इस पे पूछ लिया था, बट आपको जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो सब कॉची प्रॉब्लम में। अब कॉची प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको वहां पे बाउंड्री कंडीशन दी होती है और उनका यूज करके आपको सॉल्व करना होता है। जैसे एक मान लो मैं सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूं, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, या फिर आपको p बाय एक्स प्लस क्यू बाय वाई इज इक्वल टू जेड। इस टाइप का एग्जांपल आपको मान लो गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू यहां पे r। तो मेरे पास कैपिटल P की वैल्यू x आ गई, कैपिटल Q की वैल्यू y आएगी और यहां पे कैपिटल R इज इक्वल टू z। ठीक है, ये सारे वैल्यू हमको मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये इससे ये पता चल गया कि ये एक लैग्रेंजर इक्वेशन है। तो लैग्रेंजर्स इक्वेशन को हम लोग क्या बनाएंगे, एक लैग्रेंजर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा dx बाय p यानी कि x, dy बाय y और dz बाय z। कहीं कहीं पे आपको z नहीं, ज्यादातर आपको u लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जो u है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई या फिर z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां मेरे पास आ जाएगा ये log x इज इक्वल टू log y प्लस log c। तो इसको ये साइड लेके आ जाऊंगा तो ये मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया। ऐसे चाहूं तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल ये x के साथ ये आया तो ये अपने पास y बाय जेड इज इक्वल टू सी आ जाएगा। या फिर अगर मैं इसको इसके साथ सॉल्व कर रहा हूं तो ये एक्स जेड बाय C2 C1 C2 C3। तो अब अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चाहे इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको एक ये तो आपको कंफर्म सॉल्व करना है। अब इसके बाद जेड के साथ या तो आप एक्स को ले लो या तो आप वाई को ले लो, ये ऑप्शनल रहता है। आप किसी भी एक को सॉल्व कर सकते हो जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि उसमें वाई के टर्म्स में गिवन है या एक्स के टर्म्स में गिवन है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। और आपको जो जनरली क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही रहते हैं, लेकिन आपको बाउंड्री कंडीशन यूज करना पड़ता है। तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं कॉची प्रॉब्लम के। पहले इसी से रिलेटेड आपको 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पी जेड इज इक्वल टू एक्स की बात, तो यहां से आपको पता चलता है, इसको ऐसे लिखता हूं जेड पी। तो p के साथ कोएफिशिएंट क्या है, z। तो p इज इक्वल टू आपका z आ गया। यहां पे q जो स्मॉल q का कोई स्मॉल q का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब जो कैपिटल Q है वो 0 आ जाएगा और r की वैल्यू x आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास dx बाय जेड dy बाय 0 इज इक्वल टू dz बाय x। तो अब ध्यान दो, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको याद रखना है ये सिंपल y आ जाएगा, मतलब सिर्फ कांस्टेंट c आ जाएगा। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपका सिंपल क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो आपकी y आ जाएगी। अब सेकेंड आप क्या क्या सॉल्व करोगे, ये। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो x आपका यहां आ जाएगा, तो x dx और ये z dz यानी कि x स्क्वायर जब इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यानी कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये C1 इस तरीके से आ जाए। तो आप सॉल्यूशन को कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जनरल सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द इक्वेशन x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू 0। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ, ये आपको किसके फॉर्म में दिख रहा है, x स्मॉल p y स्मॉल q इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको कैपिटल P इज इक्वल टू x, कैपिटल Q इज इक्वल टू y और r इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर dx बाय x dy बाय y और dz बाय 0। तो ये देखो, जब आप z को चाहे x के साथ सॉल्व करो चाहे y के साथ सॉल्व करो, एक कांस्टेंट तो आपका z आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका log x, इंटीग्रेट करने पे ये log x, ये log y, y को ये साइड लेके आएंगे तो x बाय y इज इक्वल टू C1 हो गया। अब आपको जो सॉल्यूशन दिया है वो आपको इस फॉर्म में नहीं दिया है, वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो पहला कांस्टेंट क्या है मेरे पास, z, और सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूं,
x बाय वाई। हालांकि यहाँ पे आपको मॉड लगा दिया है, बट ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि पार्ट ए का क्वेश्चन है तो आपको बाकी चेक नहीं करने। जैसे फॉर इन केस अगर आपका ये सी का होता तो फिर आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चेक करना होता कि कहीं इसी को अरेंज करके आपका वो ऑप्शन तो नहीं है। बट पार्ट बी का क्वेश्चन है तो आपके एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के लिए आया था 2020। वैसे तो ये टाइप के बहुत क्वेश्चन है, हर साल आते हैं, बट आपको बस टाइप पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग सब सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ रहे हैं तो आप उनको कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय लैग्रेंजस मेथड आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब 2020 में आपको कॉची थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं आया था, हालांकि इसमें ऑर्थोगोनल वाला आ गया था। तो ऑर्थोगोनल वाला बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कॉची प्रॉब्लम के 2020 के पहले कोई क्वेश्चन आया वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था दी कॉची प्रॉब्लम। और हाँ, एक चीज है, कॉची प्रॉब्लम में जैसे मान लो अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आप कभी कभी क्या कर सकते हो, ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो कि कौन सा पीडीई उन ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो कभी कभी जैसे अगर जो एग्जाम्पल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वो टाइम पे आपको सॉल्यूशन नहीं कैलकुलेट करना होता, बल्कि जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में आप उनको डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएट करके ये चेक करो कि वो गिवन पीडीई को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे एक क्वेश्चन था जून 2018 में कि 2 इंटू यू एक्स प्लस 3 इंटू यू वाई इज इक्वल टू 5, और कंडीशन क्या दिया है कि u इज इक्वल टू 1 ऑन द लाइन, ये अपने पास कंडीशन गिवन है। और आपको बताना है कि इसके पास एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो, अगर मैं इसको लैग्रेंजर ऑक्सिलरी इक्वेशन लूं तो dx/2 dy/3 और dz/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल x/2, ये आ जाएगा y/3 और ये c। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3x 2y प्लस इसको कुछ c1 दे देता हूं, तो यहां से मेरे पास c1 की वैल्यू आ गई 3x - 2। अब सेकेंड एक में क्या आना चाहिए, मेरा z आना चाहिए, तो मैं एक में z वाले को ले लेता हूं, या मैं dx के साथ ले लूं, y के साथ ले लूं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो अगर मैं dx के साथ ले रहा हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x/2 z/5 c2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5x - 2z इज इक्वल टू कुछ c3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकेंड आ गया। अब अगर थोड़ा ध्यान दो तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, u इज इक्वल टू 5 इसमें u मेरा पहला कांस्टेंट होगा और b मेरा सेकेंड कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर मैं इस c3 को यानी कि 5x - 2z को ये ले लूं 3x - 2y, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0, तो 5 ऑफ 0, या फिर एक काम करो इसको ऐसे मत लो, इस कांस्टेंट को ये ले लो 3x - 2y, जिससे कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 5x - 2z। अब अगर मैं u को 1 पुट करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0, तो इसका मतलब 5 ऑफ 5x - 2z इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और z के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको 1, तो यानी कि सॉल्यूशन आपको क्या मिल रहा है 0, तो यानी कि इसका एक सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या 0 इसका सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं, क्योंकि 0 इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता, क्योंकि ये यहाँ पे नॉन जीरो है, तो देयरफॉर इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये कॉची प्रॉब्लम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अगर कंडीशन गिवन है तो आप उनका इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये हो गया कॉची प्रॉब्लम। इसके अलावा हमने गेट के एग्जाम में भी देखा था कि कॉची प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब थर्ड आते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के टर्म्स में दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
कि अगर जैसे मान लो ये तो हमने देखा लैग्रेंजर मेथड, अब अगर मान लो आपको कॉसी लीनियर गिवन हो या सेमी लीनियर गिवन हो, ठीक है, तो कॉसी लीनियर या सेमी लीनियर के लिए हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, dx/dt की क्वेश्चन हम ऑलरेडी गेट में कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, dx/dt को p ले लेते हैं, यहाँ पे dy/dt को q ले लेते हैं और dz/dt को r ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सेमी लीनियर के लिए करना है तो dx/p और dy/q, तो इस तरीके से आप लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्थोगोनल सरफेस पे, तो ऑर्थोगोनल सरफेस में क्या करना होता है, ध्यान दो, वहां पे भी आपको कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में। यानी कि अगर आपको कोई गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस दिया है तो आपको सरफेस ऑर्थोगोनल निकालना है, तो उस केस में क्या करना होता है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट यहां पे ये जो p आएगा और ये q आएगा, तो ये कैसे आता है, ये जो p है हमारे पास डेल f/x होता है, q जो होता है वो डेल f/y, और ये जो r होता है इसे हम लोग कहते हैं डेल f/z। तो आपको डेल f/x निकालना है, डेल f/y निकालना है और डेल f/z निकालना है। और f क्या होता है, एक लेवल सरफेस होगा, यानी कि f(x, y, z) जो भी टर्म्स है उसको एक कांस्टेंट। तो इस पूरे f को हम लोग एक बार x के डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y और एक बार z के टर्म्स में, इसको यहां पुट कर दो और ये आपके पास सामने क्या बन जाएगा, एक लैग्रेंजस मेथड, और इसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जितना कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए सिर्फ उतने चीजों को ही पढ़ते हैं। डिटेल में जाएंगे बहुत टाइम चले जाएगा, तो हमको सिर्फ किस किस क्वेश्चन के टाइप आते हैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान देना है, ठीक है। तो 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखो कि जनरल सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है किसका, ऑफ द सरफेसेस विच आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलो या फिर ऑर्थोगोनल, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस z² kxy k बिलोंग्स टू रियल नंबर इज, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किस सरफेस का, जो कि परपेंडिकुलर होंगे टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस। इस फैमिली सरफेस के परपेंडिकुलर में जो भी सरफेस होगा उसका जनरल सॉल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या कहा था, आपको पहले क्या करना है, एक f निकालना है, और f क्या होता है, आपको वो x y z का फंक्शन होगा और वो किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट k दिया है, तो सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ और वो आपके पास क्या आ जाएगा, f x y z। उसके बाद उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। वहां से आपको कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R मिल जाएगा। उसके बाद जैसे हम कॉची प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वैसे इसको लैग्रेंजर मेथड का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन में कह रहा है फाइव ऑफ x² माइनस y² xz इज इक्वल टू 0। ऐसे सेकेंड में x² माइनस y² x² प्लस z² है। थर्ड में x² माइनस y² 2x² प्लस z² है। और फोर्थ में x² प्लस y² 3x² माइनस z²। अब ध्यान दो, क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, जैसे मान लो अगर एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया तो सीधे सीधे इनको एलिमिनेट कर दो, सेकेंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं आता है तब आपको ये सेकेंड कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते इसको हम लोग। आपको f क्या निकालना है, f ऑफ x y z एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि z² इज इक्वल टू k x y, तो देयरफॉर z² अपॉन x y इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर जो आपका f x y z आ जाएगा वो z² बाय x y।
जब मैं इसी को x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर वाई को कॉन्स्टेंट करेंगे और 1/x को जो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो -1/x स्क्वायर। ऐसे जब मैं इसको fy के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। एफ जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z/x। ठीक है, तो ये मेरे पास fx आ गया, ये fy आ गया, fz आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैग्रेंज इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, dx अपॉन p लिखेंगे, कैपिटल P। तो कैपिटल P क्या है, fx, यानी कि माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे ही dy/q, q क्या होगा हमारे पास, fy, यानी कि माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। और ऐसे ये मेरे पास आ जाएगा dz अपॉन 2z अपॉन एक्स वाई। ठीक है, यहां से जेड एक्स वाई कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा, dx माइनस, यहां से एक जेड कैंसिल हो गया बट एक जेड रह जाएगा और ये एक एक्स ऊपर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक्स वाई कट होके सिर्फ एक वाई ऊपर चले जाएगा, माइनस dy, और यहां पे सिर्फ एक जेड बचेगा। और यहां से जेड भी कैंसिल हो गया, एक्स वाई भी कैंसिल हो गया, सिर्फ dz/2 बचा। अब इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से जेड जेड कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, y को इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो -y²/2, एक कांस्टेंट आ जाएगा, 2 को भी भूल के यहां पे कर दो। इसका मतलब ऑप्शन जो होंगे वो या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, या तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, या तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इसका मतलब अपने को सेकेंड कांस्टेंट निकालना है। अगर यही प्लस आ जाता तब हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को चेक नहीं करते। ठीक है ना। अब उसमें देखो किसी भी क्वेश्चन में ना y के टर्म्स में नहीं है, तो इसका मतलब आपको ये वाला सॉल्व नहीं करना है, आपको ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला सॉल्व करना है। यानी कि -x dx अपॉन जेड इज इक्वल टू dz/2। ये आपका क्या आ जाएगा, जेड यहां से साइड चले जाएगा तो -2x dx इज इक्वल टू जेड dz। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ माइनस बचेगा और ये मेरे पास आ जाएगा z²/2 प्लस कॉन्स्टेंट c को मैं ऐसे ही रख देता हूं, इसको ये साइड लेके आ जाएंगे तो ये x², एक काम करो 2 को भी कर देते हैं और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x² और ये आके यहां पे इसको ये साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में, सब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट में जो भी -2 है सब कर दो, तो ये मेरे पास ये आ गया। तो ये सिर्फ किसमें करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन में। फर्स्ट में xz दिया है तो ये भी इनकरेक्ट आ जाएगा। सेकेंड में x² + z² दिया है तो ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आ गया, तो देयरफॉर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास 3 टाइप के हो गए हम लोग। पहला टाइप क्या था आपका, लैग्रेंज मेथड, सिंपल सॉल्व करना है। सेकेंड आपका कॉची प्रॉब्लम, और थर्ड ये आपका ऑर्थोगोनल वाला। एक आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व वाला है जिसमें आपको पैरामीटराइजेशन क्या लेना है, dx/dt इज इक्वल टू p, dy/dt इज इक्वल टू q और dz/dt इज इक्वल टू r, और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथ साथ हम लोग लास्ट ईयर का भी सॉल्व करते चल रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि अगर बहुत पहले के क्वेश्चन करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते होंगे, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम लोग जो भी मेथड सॉल्व किया है वो सारे या तो सेमी लीनियर थे या तो कॉसी लीनियर थे। लीनियर का हम अलग से करेंगे, अभी हम लोग करते हैं जो कि नॉन लीनियर वाले। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग नॉन लीनियर देखते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट मेथड है। एक आपका है चारपिट्स मेथड और एक आपका है क्लॉरेट मेथड। ठीक है,
तो इन दो मेथड का यूज करके आप नॉन लीनियर पीडीई को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल होते हैं। इसमें हम लोग एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, एक सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं और एक जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे वो 4 पिट्स मेथड हो, यहाँ पे भी हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे भी पर्टिकुलर इंटीग्रल, जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में और में नॉट भी एग्जिस्ट, हो सकता है सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे और हो सकता है सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4 पिट्स मेथड देखते हैं। इसमें भी कुछ स्पेशल फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने लैग्रेंजर मेथड एक स्पेशल फॉर्म देखा था, ऐसे यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें हम लोग जो सॉल्व करते हैं, इसमें यूज करते हैं हम लोग 4 पिट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन। 4 पिट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या, तो dx बाय माइनस एफ पी, dy बाय माइनस एफ क्यू, dz बाय माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू dp बाय एफ एक्स प्लस पी एफ जेड और dq बाय एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये हमारे पास 4 पिट का ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जैसे हम लोग वहां पे लैग्रेंजर का ऑक्सिलरी इक्वेशन देखते थे, ऐसे ये हमारे पास 4 पिट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन। एफ पी का मतलब एफ को विथ रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करो, एफ को विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, इसका मतलब एफ को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका मतलब एफ को विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और इसका मतलब एफ को विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास 4 पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है। बट इसका आपको हर जगह यूज नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उनके सॉल्यूशन भी स्टैंडर्ड ही होते हैं, और वो कैसे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्म है कि जैसे मान लो अगर किसी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ P और Q प्रेजेंट हो, जैसे मान लो किसी इक्वेशन में सिर्फ P और Q ही प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो 4 पिट्स मेथड से सॉल्व करके हमें पता चलता है कि इनके जो सॉल्यूशन आते हैं वो कुछ इस फॉर्म में आते हैं, ax प्लस फाइव ऑफ a y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो आप क्या करोगे, यहां पे सिंपल z इज इक्वल टू ax प्लस फाइव ऑफ y प्लस c, ये आपका हो जाएगा सिंपल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, यहां से इस a को एलिमिनेट करना पड़ता है, इस a को भी एलिमिनेट करेंगे और c को भी एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो a को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले तो f इज इक्वल टू 0, f मतलब इन सबको ये साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 0 और इस f को a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और इसी f को विथ रिस्पेक्ट टू c करके 0। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, a और c को एलिमिनेट करते हैं, तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। और जब हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन, ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ये जो c है ना, इसको किसके टर्म्स में लिखेंगे, a के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इस c को a के टर्म्स में लिख के और फिर से हम लोग क्या करते हैं, a को एलिमिनेट करते हैं, और a को एलिमिनेट करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली और f इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन और ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक एक इक्वेशन कर लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लूं, एक पी क्यू इज इक्वल टू के, ये मान लो आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे। तो कंप्लीट इंटीग्रल के लिए आपको क्या करना होता है, इसका जो सॉल्यूशन आता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये आपका, ये इस फॉर्म में आपका सॉल्यूशन आएगा। आपको क्या करना है, इस b को इन टर्म्स ऑफ a लिखना है, तो वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो p है उसको रिप्लेस कर देंगे a से, q को रिप्लेस कर देंगे b से, k, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, k अपॉन a। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया।
या पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास, जेड इज इक्वल टू ए एक्स और बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, के बाय ए बाय सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको क्या निकालना है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, इस ए और सी को एलिमिनेट करना होगा। ए को एलिमिनेट करने के लिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। जब आप इसको सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, यहां पे सी है नहीं तो 0, यहां पे सी है 1 तो 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसके पास सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। अब सेकेंड क्या निकालना है हमको, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सी को भी इन टर्म्स ऑफ ए लिखना है। तो आप क्या करोगे, सी को कुछ फंक्शन ले लोगे ए का, अब इसमें से आपको क्या करना है, ए के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो और यहां से ए को एलिमिनेट कर दो, तो ये आपका जो आ जाएगा वो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं चारपिट्स मेथड्स का यूज करके। ठीक है, जब आपको नॉन लीनियर जिसमें सिर्फ पी और क्यू के टर्म्स गिवन हो। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लॉरिड्स इक्वेशन। क्लॉरिड्स इक्वेशन जो कि आपका इस फॉर्म का होता है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ पी क्यू। अब इसी से रिलेटेड आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि इसमें भी हम लोग इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ठीक उसी तरीके से सेम यहां पे भी होता है। तो आपका इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, बट वहां पे हम लोग कांस्टेंट सी लिखते थे, यहां पे आपका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर। अब आपको क्या करना है, इसमें से सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, इस ए और बी को आपको एलिमिनेट करना है। थर्ड, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, इस ए को भी, मतलब इसमें से बी, तो इन बी एलिमिनेट हो जाएगा ए बी, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे वहां पे सी को हम लोग क्या लिखते थे, कुछ ए का फंक्शन लिखते थे, ऐसे यहाँ पे बी को भी कुछ ए का फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद उस ए को एलिमिनेट कर देंगे, वो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कंसिडर द पीडीई z इज इक्वल टू x इंटू डेल z बाय डेल एक्स, y डेल z बाय डेल y और डेल z डेल x डेल। ठीक है, इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो। अरे ये डेल z बाय डेल एक्स है, डेल z बाय डेल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, x इंटू पी, y इंटू क्यू और ये आपका p इंटू क्यू। तो ये आपका एक क्लॉरिड्स इक्वेशन है। अब आपको ऑप्शन क्या पूछ रहा है, देखो एक बार कह रहा है कि इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल आएगा वो z इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी ए बी। सेकेंड कह रहा है कि z इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमने क्या देखा था कि जब भी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, जस्ट इस p को रिप्लेस कर दो ए बी से, और कुछ नहीं करना है। तो यहां पे इसका एक्स ए वाई बी और ये पी क्यू के प्लेस पे ए बी, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट और सेकेंड में से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। तो इतना सिंपल था। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या यूज करना है कि सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कहां से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज x बाय 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ऐसे डी ऑप्शन में आपको कह रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो पास हो रहा है x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज x बाय 4 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं।
या तो आप इसी को सॉल्व कर दो, या तो फिर जो आपको ये x/4 माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है या x/4 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये चेक कर लो कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो दोनों का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि इधर तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो कह रहा है कि z इज इक्वल टू x/4 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक z इज इक्वल टू x/4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। ये दो ऑप्शन। अब इसमें से जो सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर होगा। आपको गिवन क्या दिया है, z इज इक्वल टू px प्लस qy इज इक्वल टू pq। तो आपको क्या करना है, z गिवन है ऑलरेडी, मैं इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो p निकल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो q, और इसकी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कब z मिल रहा है। अगर z आ गया तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे कि ये आपका मतलब इसको जो सॉल्व करेंगे, अगर z आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई होगा। अब मान लो अगर मैं z को दे देता हूं कि x/4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको p के रिस्पेक्ट में करोगे। अगर ये आ गया तो आपका सेकंड वाला नहीं होगा, अगर सेकंड वाला आ गया तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसको जब x के रिस्पेक्ट में किया तो मुझे p मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स x/4 माइनस वाई और x/4 का 1/4। ऐसे क्यों निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये 2 टाइम्स x/4 माइनस वाई इंटू -1। अब आपके पास क्या निकालना था आपको, px प्लस qy pq। p आपके पास क्या दिया है, ये इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2 x/4 माइनस वाई इंटू एक्स। q क्या है आपके पास, ये माइनस कर दूंगा तो ये -2 टाइम्स x/4 माइनस वाई वाई, और p इंटू क्यू में आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हाफ है मेरे पास और ये माइनस हाफ, तो यहां भी ये क्या आ जाएगा, सिंपल माइनस ये हाफ और ये 2 कैंसल, यानी कि x/4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप यहां ध्यान देखोगे तो ये x/4 माइनस वाई, x/4 माइनस वाई यहां पे भी है, तो मैंने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया, तो x/4 माइनस वाई, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, x/2 माइनस 2y, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा x/4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर अब मैं चाहूं ना तो x/4 इसको भी बना सकता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल है। अब ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब मैं इसका स्क्वायर ले सकता हूं। तो ये सपोज मैं इसको अगर कुछ p ले लूं तो 2p में से ये एक p माइनस होगा, सिर्फ p बचेगा, तो इसका सिर्फ यही बचने वाला है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, क्या पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर आपको जो कंडीशन गिवन है उसका यूज करके निकाल लो। तो देखो अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या दिया है कि z इज इक्वल टू ax प्लस by a, ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पहले b को इन टर्म्स ऑफ a करेंगे और उसके बाद फिर a को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, ये हमारा काम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो कंडीशन गिवन है तो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जैसे हम लोग कौची प्रॉब्लम करते हैं ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है कि x को हम लोग 0 ले लेंगे और पैरामीटराइजेशन y इज इक्वल टू t, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू t और z इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, इसमें मैं अगर इसको पुट कर दूं तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, t स्क्वायर इज इक्वल टू x को मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, b को ऐसे रखेंगे और y के प्लेस में मैं क्या पुट करूंगा, t,
और a इंटू बी, तो a इंटू बी ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहां पे ये एक क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस बी टी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इसके पास क्या होगे, सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b क्या है यहाँ पे, t के टर्म्स में निकाल रहे, तो ये मेरे पास माइनस b है, तो माइनस b का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a के प्लेस पे यहाँ पे 1 है और c के प्लेस पे यहाँ पे माइनस ए बी, यानी माइनस माइनस कैंसल, और ये मेरे पास ए बी इज इक्वल टू 0 आ। तो यहां से अगर मैं b को कॉमन ले लूंगा तो यहां पे मेरे पास बचेगा b प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो अब या तो b 0 आएगा या तो फिर b इज इक्वल टू माइनस 4a। तो b को मैं 0 नहीं लूंगा, b को क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस 4a। तो अगर मैं b को माइनस 4a ले लेता हूं तो यहां से मेरे पास क्या हो गया कि b को मैं इन टर्म्स ऑफ a लिख पा रहा हूं, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ए एक्स, b को हम लोग ने क्या निकाला, तो माइनस 4a, तो ये आ जाएगा माइनस 4a वाई प्लस a और ये माइनस 4, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास ए एक्स माइनस 4a वाई माइनस 4a स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा b था इन टर्म्स ऑफ a आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हमको जस्ट a को एलिमिनेट करना है। a को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पार्ट 0, इसको विथ रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करूंगा तो x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू a करूंगा तो माइनस 4y, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू a करूंगा तो यहां से 8a आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 8a इज इक्वल टू x माइनस 4y, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4y बाई 8। अब a भी आ गया तो a को मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से z इज इक्वल टू a को हम लोग क्या पुट कर देंगे, a को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 4y बाई 8। जब a को यहां से कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस 4y, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स और a स्क्वायर मतलब x माइनस 4y बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4y का होल स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4, 8 का स्क्वायर 64 और x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 से कैंसिल कर दूंगा तो ये मेरे पास x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये 8 और 1 बाय 16 x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इसमें इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो गया तो सिंपली ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये अपॉन में 16, ठीक है। अब 16 को मैं अगर अंदर लेके चले जाऊं या फिर यहां पे 16 है तो मैं इसको अंदर लेके जाके क्या कर सकता हूं, ये 4 और ये मेरे पास y का स्क्वायर, ठीक है, और इसको बाहर निकालेंगे 16 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जनरल हम लोग क्या करते हैं, पहले इन b को इन टर्म्स ऑफ a लिखेंगे, जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन इसका यूज करके, और उसके बाद हम लोग उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके a रिस्पेक्ट में a को एलिमिनेट कर देंगे। वहां से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो ये हमारे पास हो गया क्लॉरिड्स इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा ध्यान दो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो आपको जो कॉसी वाला है या फिर सेमी लीनियर हो या फिर आपको इस फॉर्म का जो हो, ठीक है, तो ये फॉर्म के हमने सॉल्व करना सीख लिया। इसमें ऑर्थोगोनल वाले कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से कंफर्म मिल जाएंगे, कंफर्म मान के चलो कि इन्हीं टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपने सिर्फ इतना टॉपिक कर दिया ना, गारंटी बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आपने ये सब अच्छे से कर लिया, एक क्वेश्चन आपके यहां से मिल जाएंगे। अगर आपने नॉन लीनियर कर लिया
और लीनियर कर दिया तो यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। नॉन लीनियर वाले हम देख पाए, सॉरी यहां पे मैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर वाले, जो अभी हमने दो क्वेश्चन, एक क्लोराइड्स वाला और एक तो चार्पिट्स, यहां से आपके एक क्वेश्चन बन जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है वो एलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक से। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका वीडियो हमने बहुत ले लिखा, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये भी टॉपिक अपना हो चुका है, ये भी टॉपिक अपना हो चुका है, अब ये भी हो गया। अब बचा है सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, बट कंफर्म नहीं कि यहां से एक क्वेश्चन बनेगी। इसीलिए मैंने कहा या तो नॉन लीनियर से आपके क्वेश्चन बनेंगे या तो यहां से बनेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया, यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया और यहां से एक क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन जनरली बनते हैं, तो 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं और एक क्वेश्चन आपका जो सेकेंड ऑर्डर का नॉन लीनियर, जिसमें आपका हीट इक्वेशन, लैप्लास ऑपरेटर और आपका हीट इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन और वेव इक्वेशन, वहां से एक क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन आपको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वो एक टॉपिक है, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन पीडीई का बन गया ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वहां से आप एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा है तो आपको सेम एज इट इज, थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे ही हम लोग सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट देखते हैं। अगर होमोजेनियस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, अगर नॉन होमोजेनियस है तो वहां पे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, होमोजेनियस वाला, ठीक है, कि होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जैसे मान लो डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस यहां पे कुछ कोएफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे b इज इक्वल टू डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस सपोज कुछ c डेल स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स डेल वाई, और उसके बाद आपका सपोज फंक्शन p q x y, ठीक है। तो ये टाइप का अगर आपको कोई सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोग क्या बनाते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन का वहां पे एक खास बात ये थी कि हमारे पास सिर्फ एफ ऑफ डी ऑपरेटर रहता था, बट यहां पे सिर्फ डी ऑपरेटर नहीं है। वहां पे डी ऑपरेटर मतलब डी बाई डी एक्स, बट यहां पे एक तो डी है मतलब डेल बाय डेल एक्स, और एक डी डैश है जो कि डेल बाय डेल वाई। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस डी बाय डी एक्स को एम पुट कर लेंगे और इसको पुट कर लेंगे 1, या फिर इसको एम पुट कर लेंगे और इसको 1 पुट कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जैसे मान लो आपको दिया है डेल स्क्वायर डेल जेड बाय, या फिर डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस 2 डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो डेल बाय डेल एक्स को क्या हमने यूज किया था, डी, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल एक्स को हम लोग क्या यूज करेंगे, डी, और डेल बाय डेल वाई को क्या यूज करेंगे, डी डैश, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स डेल बाय डेल वाई को हमने क्या पुट किया, डी डैश, तो ये डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। तो इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे,
डी को अगर मैं m पुट कर दूं और d डैश को 1, तो ये मेरे पास बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। अब मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा अपने पास, m 2 1, ये फैक्टर बन जाएंगे, माइनस होते हैं माइनस प्लस 1, तो यानी कि एक वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 2 और एक आ गया आपका m इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो ये रूट आ गया। अब रूट तो आ गया, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे। जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e रेज टू 2x प्लस c2 e रेज टू 2x के यहां पे भी ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे यहां पे नहीं लिखते, तो इसमें लिखने का टेक्निक अलग है। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पे लिखा कैसे जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाना है। आपको d यानी कि डेल बाय डेल एक्स ये ऑपरेटर है, उसको m से रिप्लेस करना है और डेल बाय डेल वाई को आपको d डैश से रिप्लेस करना है। ठीक है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते समय आपको d को m पुट करना है और d डैश को 1 पुट करना है, या फिर आपको d डैश को m पुट करना है और d को 1 पुट करना है। ठीक है, अब रूट आ गए तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका m1 m2 जैसे ये रूट आ गया तो इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो z इज इक्वल टू पहला फंक्शन m1 रूट आ गया तो y प्लस m1x प्लस फाइ टू y प्लस m2x। तो ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। जैसे यहां पे हमारे पास क्या आ गया, m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा फाइ 1 y माइनस x प्लस फाइ टू y प्लस 2x। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये चीजें ठीक है। तो अब जैसे यहां पे मैंने m1 को d को m पुट किया और d डैश को 1 पुट किया, लेकिन हर बार हमको ऐसे ही नहीं पुट करना। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, d क्यूब माइनस 3d d डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश क्यूब इज इक्वल टू 0। इस केस में अगर सपोज आप d को m पुट कर रहे हो और d डैश को 1 पुट कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा, ये m क्यूब माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब तो यहां पे दिक्कत आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से बन गया। तो अब यहां पे आपको क्या पुट करोगे, किसका सॉल्यूशन आएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां पे m स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इसको एक काम करो, यहां पे आप क्या कर सकते हो, उल्टा इसको एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब d को 1 पुट कर दो और d डैश को m पुट कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो इक्वेशन बन जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो 1 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सीधे सीधे देख सकते हो, अगर मैं m को माइनस 1 पुट करूं तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि m प्लस 1। तो ये मेरे पास m स्क्वायर आ जाएगा, ये m क्यूब, ये m स्क्वायर, तो यहां पे प्लस आपको 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2m क्यूब 2m स्क्वायर, तो प्लस 1 ही रखो इसको। ठीक है, और उसके बाद ये आपका आ जाएगा यहां से m, मतलब ये आपका m आ जाएगा। ठीक है, तो 2m क्यूब आ गया, ये 2m स्क्वायर, ये m स्क्वायर 3m स्क्वायर, और उसके बाद ये आपका m, यानी कि यहां पे माइनस 1 पुट कर दो। ठीक है, तो ये आपका m प्लस 1, यहां से आपका एक आ जाएगा m 2m m प्लस 1 माइनस 1, यहां पे प्लस है तो ये माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि m प्लस 1 और 2m माइनस 1। तो यहां पे आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी कि जब रिपीटेड रूट आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि रिपीटेड रूट के केस में हम लोग क्या करेंगे, और सेकेंड, अगर जब आपको पहला वाला नहीं सॉल्व हो रहा है कि जब हम लोग d को m पुट करते हैं और d डैश को 1,
तो आप क्या कर सकते हो, डी डैश को m पुट कर सकते हो और d को 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको कितनी रूट मिल गई, एक तो -1 रिपीटेड रूट मिल गया और एक आपका 1/2 मिल गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जैसे हम लोग वहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के करते थे सेम ऐसे यहां पे भी करना है। तो m1 इज इक्वल टू आपका -1 2, यही हमारा m2 भी हो गया और m3 की वैल्यू आ गई 1/2। तो z इज इक्वल टू, पहला आपको क्या मिला है -1, तो आपको क्या लिखना है y माइनस एक्स, रिपीटेड रूट है इसके लिए आपको यहां पे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिपीटेड रूट के लिए यहां पे आपको एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पे आप क्या लिखोगे 5 to y माइनस एक्स, ये हो गया। उसके बाद फिर एक बचा 3, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 y माइनस 1/2x, बट इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 5 1 y माइनस एक्स x 5 2 y माइनस एक्स और ये आपका 5 3 2 y माइनस एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि रिपीटेड रूट होगा तो कैसे निकालेंगे और अगर आपका डिस्टिंक्ट रूट है तब कैसे निकालते हो। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा हमने एलिप्टिकल वाला तो ऑलरेडी देख चुका है, बाकी हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और जो आपका लैप्लास इक्वेशन है उनको आप स्किप कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अगर वो याद करना तो वो याद कर लो, अगर उससे रिलेटेड आ गया तो ठीक है, अदरवाइज उन क्वेश्चन से आप जितना बच सकते बचो। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लास्ट ईयर आई थिंक मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इत्तेफाक की बात यह है कि ये चारों के चारों क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के, यानी कि 19 मार्क्स आपके फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है। और जितने भी क्वेश्चन आए थे ना वो बहुत ही सिंपल थे। एक क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं, एक क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए तो 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे और 4.75 मार्क्स के लिए आया था। तो यानी कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये ऐसे मार्क्स हैं जिसमें आपको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना होता, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, अगर आप वो करके जाते हो तो आपको डायरेक्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर उससे कुछ अलग आता है तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लिमिट कैसे चेक करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जैकोबियन मैट्रिक्स, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के जो 4 क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और एक आपको जैकोबियन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, जैसे देखो 4.75 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आपको आया था, देखो कि f ऑफ x को डिफाइन किया गया है x³ अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, जब x y की वैल्यू नॉन जीरो होगी और 0 पे इसको 0 डिफाइन किया गया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में कह रहा है डिसकंटीन्यूअस, और सीधी सी बात है कहां पूछेगा, तो रैशनल फंक्शन है तो वहीं पे दिक्कत आएगी जहां पे ये 0 होगा, तो सिर्फ 0 पे। सेकेंड आपको कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस होगा, थर्ड कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगी 0 पे, और फोर्थ कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल। पहला डिसकंटीन्यूअस, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव और फोर्थ कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट होंगे? आपको जनरली करना क्या होता है, ध्यान दो, ये एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 3 है, ये एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो जाए उस केस में जनरली होता है, हर केस में नहीं होता, ऐसे भी एग्जांपल है जिसमें नहीं होते, मैं बता दूंगा कौन सा एग्जांपल है, बट जनरली वो क्या होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया।
लेकिन अगर यही चीज उल्टा हो जाए, अगर ये यहां पे 2 हो जाता है, यहां पे 3, तो सीधे सीधे कह दो कि उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा। और जब दोनों सेम हो जाते हैं तो वो टाइम पे वो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्वांटिटी। तो वो केस में क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो वो उसके पाथ पे डिपेंड करता है। आप डिफरेंट पाथ चेक करो, आपके डिफरेंट लिमिट मिलेगी। जैसे इन केस अगर यही एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस केस में आप क्या करोगे, जैसे ये वाला पाथ लोगे, ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। तो जब मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करूंगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आके सिर्फ 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आके 1 माइनस एम स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे ये जो फंक्शन आया है ये डिपेंड कर रहा है m पे, यानी कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन है। अगर ये ग्रेटर है तो उस केसेस में रहते हैं, बट कुछ एग्जांपल है जब नहीं होते, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर नीचे वाला ग्रेटर देन है, मतलब दोनों होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो उस केस में कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इक्वल पे भी नहीं होता, न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर तब भी नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर का अगर ग्रेटर है तो होगा, डिनोमिनेटर का ग्रेटर तो नहीं, इक्वल पे नहीं, न्यूमरेटर के ग्रेटर पे चांसेस रहते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है जब नहीं होता, जैसे अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस 1, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जिसमें ये एक होमोजेनियस डिग्री है 3, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, तो ये डिग्री ग्रेटर, बट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। हो सके तो इसको याद कर लो कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ओरिजिन पे हम लोग ऐसा पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी इन जनरल वो रहता ही, अगर ये सेम साइन हो जाता ना तब रहता, अगर इसको ऐसे ले लो ना तब आपका हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। हमारा एग्जांपल क्या था, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो पहला ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट आ गया। देखो अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा। तो फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जिस पॉइंट पे चेक करना है हम लोग उसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए बी नहीं, एच के, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एच टाइम्स फंक्शन एफ ऑफ फाई ऑफ एच के और के फाई ऑफ एच के। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं और जब भी एच के टेंड करेगा 0 को तो फाई और इसको, ये जो फाई और साई है ये भी अप्रोच करनी चाहिए 0 पे। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कहते हैं मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले क्या करो, और ये कंडीशन है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर आपका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तब तो आप सीधे सीधे कह दो कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप क्या करो, जस्ट ये फंक्शन को आप एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ ए बी निकाल लो और उसके बाद इसको एच, या तो एच कॉमन ले लो या तो के कॉमन ले लो, और जो भी फंक्शन बचेगा एच और के टर्म्स में, अगर वो जब एच के को अप्रोच करेंगे 0 पे, अगर ये 0 पे चले गया तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। एक सफिशिएंट कंडीशन भी है कि अगर मान लो जिस पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है नहीं, और ये पॉइंट आपके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में आ रहा है, ठीक है, अगर ये पॉइंट आपके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में है तो आप जस्ट क्या करो, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है और ये जस्ट एग्जिस्ट हो जाए, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल। वो किस क्वेश्चन में यूज करना है वो भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है आपके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में आना चाहिए, या फिर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए और ये सिर्फ एग्जिस्ट हो जाए, उस केस में फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये सफिशिएंट है
नेसेसरी नहीं है, यानी कि अगर ये नहीं भी होगा तो भी कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऐसे हैं कि ये नहीं होने के बावजूद भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो सकता है। बट अगर ये कंडीशन होल्ड हो गया तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये कब यूज करना है वो भी बता देता हूं। बाकी इस क्वेश्चन के लिए हम जो पहले वाला डेफिनेशन था वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, fx 0। ठीक है, आपको पार्शियली डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट 0 0। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ h0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। मैंने डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दिया है। हम लोग क्या लेते हैं, a प्लस h, यहाँ पे b और f ऑफ ab। तो ab पॉइंट जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो 0 0 है, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी आपको y मिलेगा वहां पे 0 पुट कर दो, तो सीधे सीधे इसका आंसर 0 आ गया। अब ऐसे अगर मैं इसको fy निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0k माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन k। ठीक है, जब मैं ये पुट करूंगा तो लिमिट k टेंडिंग टू 0, तो ऊपर तो x का टर्म है मेरे पास, सॉरी x का टर्म प्रेजेंट है ना, तो ये y वाला, तो मतलब ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे h³ अपॉन, ऊपर क्या था हमारे पास h³ अपॉन h² प्लस 0। ठीक है, और बाहर क्या था, ये हमारे पास h, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में 0 आ जाएगा। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y हमारा 0 आ गया और ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि a भी एग्जिस्ट हो गया हमारे पास, a 1 और b हमारे पास आ गया 0। तो जब मैं ये निकालूंगा f ऑफ hk माइनस f ऑफ 0 0 इज इक्वल टू, तो f ऑफ hk माइनस f ऑफ 0 0, तो 0 0 पे मेरे पॉइंट क्या है 0 0। f ऑफ hk अगर मैं निकालता हूं तो f ऑफ hk क्या होगा हमारे पास h³ अपॉन h² प्लस k²। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं h अपॉन h² प्लस k²। ठीक है, तो ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, फाई ऑफ hk। तो जब लिमिट hk मेरी किसको अप्रोच करेगी 0 0 को, तो ये किसको अप्रोच करना चाहिए 0 को। जबकि एक बात ऐसा ले सकता हूं मैं k इज इक्वल टू mh, जिस पे ये अप्रोच नहीं करेगा 0 को। जैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वैसे चेक कर, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब नेक्स्ट आता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक करना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक तो आपका ग्रेडियंट के फॉर्म में होता है और एक आपका लिमिट के फॉर्म में। तो लिमिट के फॉर्म में कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ h c प्लस एच यू माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये आपका इन टर्म्स ऑफ लिमिट हो गया। ठीक है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, डायरेक्शन आपका u है और जिस पॉइंट पे चेक कर रहे c, तो 0 0 पे चेक कर रहे तो ये 0 0, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा f ऑफ h। ये मेरे पास सपोज u1 u2 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा h(u1) h(u2) अपॉन h। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या था x³ अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, तो x³ मतलब h(u1) का क्यूब, एक h बाहर है, यहाँ से h(u1)² h(u2)²। ठीक है, तो यहाँ से h², ये भी साथ में रहेगा ना, तो ये h² सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। तो h है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है। तो मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल भी। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा था डिसकॉन्टिन्यूअस, रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में कॉन्टिन्यूअस कह रहा था, करेक्ट। थर्ड में कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो करेक्ट। फोर्थ में कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल बोला, तो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर।
अब सेम टाइप का क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में 4.75 मार्क्स के लिए फिर पूछ लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, इस बार आपको फंक्शन ये डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो, जो मैंने अगर आपको बताया अगर आप वो ध्यान दो तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। आपको मुझे नहीं लगता इसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी जीरो के लिए जीरो और नॉन जीरो के लिए ये डिफाइन किया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी तो आपको चेक नहीं करना है। ऑप्शन क्या क्या इसके देख लेते पहले, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन आपको दिया है, चलो पहला ही ऑप्शन दे दिया है कि कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पे, ऑप्शन रॉन्ग, नॉट कॉन्टिन्यूअस बोला है, अरे सॉरी कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0 0 पे, सीधे सीधे ये एक होमोजीनियस है फंक्शन 2 डिग्री का, होमोजीनियस फंक्शन 2 डिग्री का। सिंपल, ये जब आप पाथ लोगे तो आपका ये पाथ पे डिपेंड करेगा इसका लिमिट, तो इसका मतलब ये आपका इनकरेक्ट आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ये बाउंडेड होगा इन अ नेबरहुड ऑफ 0 0, इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है ना, भले पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी पाथ के लिए लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उस नेबरहुड पे बाउंडेड हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट हो गया तो बाउंडेड तो रहेगा, तो ये करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि किसी भी नेबरहुड पे वो बाउंडेड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि इसके पास हैज अ ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0 0, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फिर से निकाल लेते हैं। तो देखो, अगर आपको इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ये पता है तो आपके 9 मार्क्स तो समझ लो फ्री में मिल गए आपको। सेकंड आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोला है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फिर से वही लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0, फिर से वही 0 पे 0 डिफाइन किया है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एच u1 स्क्वायर माइनस एच u2 स्क्वायर, एक एच मेरा ऑलरेडी रहता है, यहाँ पे एच u1 स्क्वायर प्लस एच u2 स्क्वायर, सीधे सीधे यहां से एक एच बाहर आएगा और यहां से एक एच बाहर आएगा, ठीक है। यहां से एक एच स्क्वायर बाहर आएगा, यहां से एच क्यूब, तो मतलब नीचे एक एच बच जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये फाइनाइट और ये आपका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है 0 पे। तो इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, वो ये कि आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा एट द नेबरहुड ऑफ 0 0, बाकी कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, ना ही इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक ही नहीं करना है, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो नेसेसरी कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी, तो इसीलिए वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब देखो मल्टीवेरिएबल में ही, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं ना मैट्रिक स्पेस, तो उसने क्या किया है कुछ उसी तरीके से आर स्क्वायर पे एक मैप डिफाइन किया है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि क्या वो डिस्टेंस फंक्शन है और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी दे दी है। तो अगर मान लो ऐसा समझो कि वो ये कहना चाहता है कि वो मैट्रिक स्पेस है या नहीं, तो मैट्रिक स्पेस के लिए जो 4 प्रॉपर्टी होती है उसने 4 प्रॉपर्टी दे दी है और आपको एक एक प्रॉपर्टी चेक करना है, ठीक है। देखो फंक्शन क्या डिफाइन किया है, एक आर स्क्वायर से लेके आर तक, रियल में नहीं है, आर स्क्वायर में डिफाइन किया है, बी डिफाइंड बाय, ठीक है। इसको किस तरीके से डिफाइन किया है कि आप कोई भी एक्स बाय यहां से ले लो, ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि आर पे है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, तो मॉडुलस ऑफ एक्स ये तब होगा जब एक्स आपका नॉन जीरो है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे 2 3 ले लिया तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ 2 यानी कि 2। मैंने यहाँ पे अगर -2 3 ले लिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब ये टाइप का, ठीक है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी तब आपका मॉडुलस ऑफ y है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 0 आ गया तब आपका ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, 0 इज इक्वल टू -3 है तब आपका ये -3 का मॉडुलस 3, दोनों 0 है तब भी 0, नॉन 0 है तो 4 का मॉडुलस यानी कि 4। इस तरीके से फंक्शन आपका डिफाइन किया है। और सुनो, इसके जो ऑप्शन है ना वो सारे मैट्रिक स्पेस के हैं। पहला ऑप्शन जो सेकेंड कंडीशन होता है कि ये डिस्टेंस तब 0 होगा सिर्फ और सिर्फ जब x और y दोनों 0 आ जाएंगे, ठीक है।
अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो मॉडुलस ऑफ एक्स हो सकता है या तो मॉडुलस ऑफ वाई हो सकता है। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें दो केसेस आएंगे। अगर x इज इक्वल टू 0 आ गया देन देयर इज नथिंग टू बी प्रूव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर x 0 है मेरा, ठीक है, अगर x 0 है तब आप इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? मॉडुलस ऑफ, तो वैसे देखो, ठीक है, तो ध्यान दो यहां पे कि पी एक्स वाई ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? या तो फंक्शन ये डिफाइन करेंगे या तो फंक्शन ये डिफाइन करेंगे। बट ये फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूं मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इस केस में ये तभी 0 होगा जब x क्या होगा? 0। बट x तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन यही डिफाइन हो सकता है, मतलब x इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 0 है तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा? मॉडुलस y इज इक्वल टू 0। और मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब y भी आपका 0 हो, मतलब x और y आपका दोनों 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपका ये फंक्शन 0। ऐसे ही मान लो अगर आपका x और y दोनों 0 है, ठीक है, और x और y अगर दोनों 0 है तो आपका p x y 0 होना चाहिए। अब एक बार बताओ, x अगर 0 आ गया और y भी 0 आ गया तो ये तभी हो सकता है जब आपका p x y भी क्या आ जाएगा? 0। x 0 y 0, इसका मतलब आपका p x y भी क्या हो गया? 0 आ गया। तो इफ एंड ओनली कंडीशन आ गया। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ये भी मॉडुलस x, ये भी मॉडुलस x, तो हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट आ गए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि p अल्फा x p अल्फा y। अब देखो, मान लो अगर मैं फंक्शन x मेरा अगर नॉन जीरो है, ठीक है, x अगर नॉन जीरो है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? अल्फा x, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा मॉडुलस ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? पी एक्स वाई। ठीक है, अगर ऐसे x इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये वैल्यू लेके हम लोग फिर से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका, थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अब आता है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी नहीं है सारी, एक्चुअली ये तो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? मैट्रिक स्पेस के अंदर नहीं, ये तो नॉर्म के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला भी नॉर्म के अंदर पढ़ते हैं, मिक्स कह सकते हैं हम लोग, पूरी तरीके से नहीं है बट कुछ उसी तरीके से है। ठीक है, मतलब नॉर्म और आपका मैट्रिक स्पेस, पूरी तरीके से मैट्रिक स्पेस नहीं। अब डी ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी के जैसा है। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के जैसा है, मतलब ये कह रहा है कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 की वैल्यू लेस देन होगी px1 y1 प्लस px2 y2। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले तो माइंड में आपके ये आना चाहिए कि ये कह रहा है कि हर एक xy, ठीक है, मतलब कोई भी x1 y1 ले लूं या फिर कोई भी x2 y2 ले लूं, हर एक पॉइंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि या तो मैं इस चीज को प्रूव कर दूं, ठीक है, या तो प्रूव करूं या तो फिर ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढूं जिससे कि ये कम हो जाए। ठीक है, कम हो जाए मतलब ये स्मॉल और ये ग्रेटर। इसके लिए मुझे एक माइंड में समझ में आया कि फंक्शन को अगर मेरे पास x नॉन जीरो है तब ये x डिफाइन होता है मॉडुलस ऑफ x, लेकिन जब मैं x को 0 पुट कर दूं तब ये मेरे पास मॉडुलस ऑफ y डिफाइन होता है। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू मेरी स्मॉल हो जाए, ठीक है, तभी तो काउंटर एग्जांपल आएगा। ये वैल्यू को मैं स्मॉल करना चाहता हूं और ये वैल्यू को स्मॉल करना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो डिफाइन हो वो 0 वाली डिफाइन हो जाए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को 0 ले लूं, नहीं इन दोनों को 0 नहीं लेते हैं सर, यहां पे मैं एक काम करता हूं, नॉन जीरो वाला केस ले लेता हूं। ठीक है, और इसमें नॉन जीरो वाला केस लेके मतलब x1 को भी नॉन जीरो ले लेता हूं, x2 को भी नॉन जीरो ले लेता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा फंक्शन y1 y2 डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे y1 y2 डिफाइन होगा और y1 y2 को बहुत कम रखो। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो है तो y1 y2, और इस केस में अगर मैं इसको 0 बना दूं तो 0 के केस में ये y1 प्लस y2 आ जाएगा।
ठीक है, नॉन जीरो के केस में x1 x2। हाँ, तो अब सुनो, मुझे इसको स्मॉल बनाना है ना, मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास x नॉन जीरो आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x1 आ जाएगी, मॉडुलस ऑफ x हो जाता है नॉन जीरो के लिए। और जब ये जीरो हो जाएगा तो y, तो मैं काम करता हूँ y को बहुत बड़ा ले लेता हूँ और x को इतना छोटा लेता हूँ और साइन चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने x को 1 ले लिया, x2 को -1 ले लिया, तो जब x1 x2 मेरा नॉन जीरो होगा उस केस में मैं y को कुछ भी सिलेक्ट करूं, मेरा आंसर तो मॉडुलस ऑफ x आएगा, यानी कि आंसर 1। ऐसे यहां पे अगर मैं -1 ले रहा हूं तो यहां पे मैं जो भी सिलेक्ट करूं आंसर मेरा -1 का मॉडुलस 1, यानी कि इसका आंसर 2 आ गया। अब यहां पे मुझे इसको ग्रेटर प्रूव करना है, ठीक है, ग्रेटर प्रूव करना है तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 0। तो इस केस में क्या आएगा, जब ये 0 होता है वो केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मॉडुलस ऑफ y। तो मैं y को 2 से ग्रेटर पुट कर देता हूं। मैं अगर यहाँ पे ये 1 पुट कर दूं, इसको 2 पुट कर दूं, दोनों का सम 3, आंसर आ गया 3। अब चाहे मर्जी जितना इससे आपको ग्रेटर पुट करना है आप इसको ग्रेटर पुट कर सकते हो। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया बाय काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप ऐसे एग्जाम्पल ढूंढे जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट डिफाइन जिस तरीके से किया अगर उसका यूज करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि वो सफिशिएंट कंडीशन वाला हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, 2 क्वेश्चन सेम टाइप के, एक आपको जून 2014 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन उसी टाइप का दिसंबर 2015 में पूछा गया था। एक फंक्शन डिफाइन किया गया r² से लेके r² तक, और डिफाइन किस तरीके से किया गया वो देखो, f(x,y) इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस y² प्लस मॉडुलस ऑफ xy, 2x प्लस y प्लस x² प्लस मॉडुलस ऑफ xy, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया गया। अब इसके ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट 0 पे, सेकेंड कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है 0 पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि f डिफरेंशिएबल है 0 पे, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है और जो उसकी डेरिवेटिव होगी वो इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। आपको पता है r² के अंदर ये हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एक मैट्रिक्स और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे कि वो इन्वर्टिबल है या, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, नॉन जीरो आ गया तो इन्वर्टिबल। अब सुनो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले में डिसकॉन्टिन्यूअस, सेकेंड में कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, थर्ड में डिफरेंशिएबल, फोर्थ में उसका जो डेरिवेटिव एट द 0 0 जो जो मैट्रिक्स बनेगी वो इन्वर्टिबल होगी। तो ये आपका ऑप्शन है। अब ध्यान दो, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या जिस पॉइंट पे बोल रहा है वो आपका डोमेन में है, तो आप ध्यान से देखोगे तो 0 0 आपके डोमेन में है, ठीक है। तो 0 0 आपके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में है, तो सिर्फ मैं इतना बता दूं कि जो मेरे पास fx का डेरिवेटिव है, सॉरी जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस आ जाए और fy सिर्फ एग्जिस्ट हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा। अब इस मॉड को देख के सीधे ये मत कह देना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल तब होगा जब इसके ईच कंपोनेंट डिफरेंशिएबल होंगे। मतलब अगर f1 f2 डिफरेंशिएबल है तो आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो एट 0 0 पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां पे है, ठीक है। अब क्या मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h 0 माइनस f ऑफ 0 0 बाय h, 0 डिफाइन हो गया। तो इसके 0 0 पे इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या रहा है 0, ऐसे इसमें भी क्या y के रिस्पेक्ट में भी क्या आ जाएगा 0, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x भी 0, विथ रिस्पेक्ट टू y 0। मतलब fx जो मतलब इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जिसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।
साथ ही साथ उसका जो एफ वाई के रिस्पेक्ट में वो एग्जिस्ट भी हो रहा है, सेम यहां पे भी हो रहा है, मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मॉड देख के आपको सीधे ये नहीं कहना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ, अगर ये टाइप का फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूस, फिर डिसकॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें ये डिसकॉन्टिन्यूस हो, तो सीधे सीधे कॉन्टिन्यूस तो है ही। तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है तो करेक्ट। फोर्थ में कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है और DF00। वैसे जब आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेना, आप समझ जाओ वो डिफरेंशिएबल रहेगा, तभी आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा है। आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स निकालना होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, F1 मेरे पास, उसको x के रिस्पेक्ट में, F1 को y के रिस्पेक्ट में, F2 को x के रिस्पेक्ट में, F2 को y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये मैं मैट्रिक्स निकाल रहा हूं। इसको विथ रिस्पेक्ट टू करूंगा तो 1, ये पूरा 0, इसका भी ऑलरेडी 0 आया था, तो ये आंसर आ जाएगा 1। y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 0, ये 2y, जब 0 पुट करूंगा तो ये भी 0, और ये तो ऑलरेडी 0 आया था। अब ये 2y का 2 आ जाएगा, यानी कि 2। F2 को विथ रिस्पेक्ट टू जब मैं x करूंगा तो आंसर 2 आएगा। यहां पे ये 2x, लेकिन जब 0 पुट करूंगा तो 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0 और y का 1, ठीक है। इसका अल्टरनेट निकाल लो तो 1 -4 -3 इज नॉन जीरो, यानी कि इनवर्टिबल। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से कब हमको वो जो सफिशिएंट कंडीशन है वो यूज करना है, कि जब आपका जो जिस पॉइंट पे आपको कहा जा रहा है वो आपके डोमेन ऑफ डेफिनेशन में होना चाहिए। अब सुनो, 2020 में ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कह सकते हैं मल्टी वेरिएबल का अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि अगर इसको आप ध्यान से करते तो कर सकते थे। इसमें दिया क्या था, एक f(x, y) फंक्शन डिफाइन किया गया, 2xy अपॉन x² प्लस y², xy इज नॉन जीरो और 0 जब xy इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। अगर आपको इसी फंक्शन के बारे में पूछ देता तो आप सीधे सीधे फटाफट कह देते कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे इस फंक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा है, सॉरी, अगर इस फंक्शन के बारे में पूछता आप सीधे सीधे कह देते नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये भी होमोजेनियस डिग्री 2 का, ये भी होमोजेनियस डिग्री 2 का फंक्शन है, तो सीधे सीधे एक पाथ ले लेते हैं, ये आपका लिमिट m पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब आपका ये नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया 0 0 में। लेकिन आपसे ये इसके बारे में पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है वो सुनो, ध्यान दो। ये ना एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा है gxy। इसको डिफाइन किस तरीके से कर रहा है, समीशन ऑफ f(x - n), मतलब जो इसका पहला कंपोनेंट है वो x - n है और सेकेंड कंपोनेंट y - n अपॉन 2n, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर दो, तो समेशन f(xn) मतलब 2 टाइम्स x - n y - n अपॉन 2n x - n का स्क्वायर y - n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास एक ना gxy फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब इस f को भूल जाओ, f के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है आपसे, वो जितने भी क्वेश्चन है ना सब आपसे g के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, इसको मैं सीधे सीधे 2n-1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो x - n y - n ये आपका हो गया gxy, और ना एक hy डिफाइन कर रहा है, ठीक है। hy क्या है, g ऑफ cy, ये आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों, क्योंकि x को वही कांस्टेंट ट्रेट कर रहा है c। तो जब मैं कह रहा हूं, जब मैं x को एज ए कांस्टेंट ट्रेट करूं तो c - n, तो ये आपके पास आ जाएगा c - n, ये आपके पास आ जाएगा y - n अपॉन 2n-1 अपॉन c - n प्लस y - n का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से आपको एक h(y) फंक्शन डिफाइन किया और एक gxy फंक्शन डिफाइन किया। अब आपसे पहले पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अरे इसके बारे में पूछ रहा है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है। सेकेंड फंक्शन बोल रहा है कि ये r² टू r कॉन्टिन्यूअस है, ये रियल वैल्यूड में है और ये r² में।
थर्ड में कह रहे हैं कि जी इज नॉट वेल डिफाइंड, वैसे को कोई दिक्कत नहीं, वेल डिफाइंड है। थर्ड ऑप्शन तो आपका सीधे सीधे करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कि ये जो है ये कॉन्टिन्यूस तो होगा, बट कहां कॉन्टिन्यूस होगा, के को निकाल दो। अब अगर ध्यान से देखो इसको ना, एक एक को एन को अगर आप ब्रेक कर दो, ठीक है, जैसे मैं एन के प्लेस पे अगर 1 पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास x माइनस एन वाई माइनस एन अपॉन एक्स माइनस एन स्क्वायर प्लस वाई माइनस एन स्क्वायर। आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं था, आप ओरिजिनल वाला चेक कर चुके हो, उसी फॉर्म का तो है। ये कुछ x है, ये कुछ y है, ये कुछ x स्क्वायर है, ये कुछ y स्क्वायर है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है आर स्क्वायर के अंदर, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, जिस पॉइंट पे ये 0 आ रहा है। किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, n पे। n मतलब यहाँ पे x को k और यहाँ पे y को k बिलोंग्स टू नेचर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है कि k को हटा दो, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस। सिर्फ इसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, बाकी इसको कहीं दिक्कत नहीं। तो इसका खेल तो खत्म हो गया कि पहला जो आपको जो g कॉन्टिन्यूस है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि g कॉन्टिन्यूस है, कि वो एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन k को निकाल दो, सही करेक्ट है। अब इसके बारे में कह रहा है सी भी आपका हो गया कि जी इज नॉट वेल डिफाइंड, तो यानी कि जी वेल डिफाइंड है, तो आपका सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन में इसके बारे में कह रहे हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है। एक बात बताओ, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। जैसे मैंने अगर एन को 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, सी माइनस 1, जैसे मैं एक अगर निकालू सी माइनस 1 वाई माइनस एन, सी माइनस एन का स्क्वायर मतलब सी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एन का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ऐसे 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे। ये c माइनस 1 एक कांस्टेंट है, इसको मैं सपोज a पुट कर देता हूं, y माइनस एन, इसको मैं कुछ कांस्टेंट पुट कर देता हूं, ये a स्क्वायर प्लस ये मेरे पास y माइनस 1 पुट कर रहे हैं ना हम लोग, तो y माइनस 1 का स्क्वायर। इसको दिक्कत कहाँ है, 1 पे, तो जैसे मैं इसको 1 पे पुट करूंगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, ये आपका 0 आ जाएगा और ये तो आपका कोई कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे 2 पे रहेगा तो 2 पे प्रॉब्लम है, 2 पे चेक कर लो, 3 पे चेक कर लो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका वो इनकरेक्ट आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, जी नॉट वेल डिफाइंड बोला ना, तो इनकरेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी कि जो जी आर स्क्वायर के अंदर है, अगर उसमें से के निकाल दूं तो कॉन्टिन्यूस होगा, बाकी ये तो आपका जो एच ऑफ वाई है रियल के अंदर जो डिफाइन किया है, ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा हर एक केस में, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हमने अप्लाइड के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मल्टी वेरिएबल के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और आप देख सकते हो कि मल्टी वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपको और आया था पार्ट बी के लिए, पार्ट बी में 3 मार्क्स के लिए, कि आर स्क्वायर से लेके आर तक क्या कोई बाइजेक्टिव मैप डिफाइन होता है। तो एक्चुअल में आर स्क्वायर से लेके आर तक ना कोई भी बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूस मैप नहीं डिफाइन होते, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था, बाकी इसके लिए आप बाकी सब ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी इन जनरल आपको याद रखना है आर स्क्वायर से लेके आर तक कोई भी कॉन्टिन्यूस बाइजेक्टिव मैप नहीं होता। उसका वही सिंपल रीजन है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस मैप है तो इसका मतलब यहाँ का अगर मैं कोई भी कनेक्टेड सेट लूं तो उसका इमेज भी कनेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें सर्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लीनियर मैप लेके मैं लीनियर मैप सर्जेक्टिव मैप होता है, कॉन्टिन्यूस भी है, तो ऐसे आपको अनकाउंटेबल मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन उसमें ये कह रहा था कि देयर आर एटमोस्ट काउंटेबली मेनी कॉन्टिन्यूस मैप आर स्क्वायर से लेके आर तक। अब कांस्टेंट मैप डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कांस्टेंट मैप कितने डिफाइन कर सकते हो, और कांस्टेंट मैप हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस भी है, और कह रहा है कि देयर एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने, सिर्फ काउंटेबली मेनी। तो ऐसा नहीं है, सी मतलब पूरे आर, तो मैं 1 2 3 5 कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं, वो सारे क्या होंगे, प्रोजेक्शन मैप भी आप उसको बोल सकते हो, तो वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड कह रहा है कि दे एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी सर्जेक्टिव मैप, सर्जेक्टिव मैप में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। प्रॉब्लम आपका जो आता है सिर्फ इंजेक्टिव के केस में। फोर्थ में कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉन्टिन्यूस इंजेक्टिव मैप, इंजेक्टिव मैप नहीं आता, वही कनेक्टेड में ही प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ का कनेक्टेड सेट है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ का कनेक्टेड सेट का इमेज भी क्या आ जाएगा, कनेक्टेड सेट आ जाएगा।
बट अगर मैप इंजेक्टिव है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका जो कनेक्टेड सेट का जो इमेज आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, कनेक्टेड हो, तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है जस्ट कि आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक कोई भी इंजेक्टिव मैप डिफाइन नहीं होता, वो जो कि कॉन्टिन्यूस भी हो, ठीक है, उसी की वजह से बाइजेक्टिव मैप नहीं होता। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये आप याद रख लो, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छी बात है, बाकी रियल के अंदर तो हम ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ पे मल्टी वेरिएबल के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। इसके अलावा एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इससे हट के कुछ क्वेश्चन नहीं आते। मैट्रिक्स वाले आपको ऐसे ही निकालना है, आपको वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में कुछ f1, f2, f3 इस फॉर्म का दिया होगा। अगर ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो पूरा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशिएबल। और इसको वैसे ही चेक करते हैं जिससे हमने पैसे पहले चेक किया। एक मैट्रिक्स पूछ लेता है तो आपके पास जितने कॉम्पोनेंट है उनको यहाँ पे रो में लिख दो और यहाँ पे जितने वेरिएबल है उनके रिस्पेक्ट में उनको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनता है। जनरली इसमें इन्वर्टिबल के बारे में पूछते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर नॉन जीरो आ गया तो आप कहोगे इन्वर्टिबल है, 1 1 है। अगर जीरो आ गया तो आप सीधे कह दोगे नॉट 1 1, नॉट इन्वर्टिबल। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे हट के कुछ क्वेश्चन नहीं आता। तो यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आज हमने पीडीई डिस्कस किया और एक तो पार्शियल क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपका लैग्रेंज मेथड है और कॉची प्रॉब्लम। इसी में आप ऑर्थोगोनल सरफेस वाला भी ऐड कर दो, ठीक है। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपका लीनियर सेकेंड ऑर्डर वाला और एक आपका चारपिट्स मेथड या क्लॉइड्स मेथड से नॉन लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर और सेकेंड ऑर्डर का लीनियर। दोनों से क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, बट एक क्वेश्चन तो कंफर्म मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपका एलिप्टिकल से आता है, जनरली इससे एक क्वेश्चन बनते ही है, 2020 में ही बना था, बट वो पहले ही ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसके लिए यहां पे इसको डिस्कस नहीं किया हूं। एक क्वेश्चन आपके बनेंगे या तो हीट इक्वेशन, या तो आपका लैप्लास ऑपरेटर, या तो आपका वेव इक्वेशन, या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, वो टाइप के क्वेश्चन। तो ये आपके 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन यहां बनते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, तो यहां पे आपके जनरली 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन बन गए, बट हर बार इतने नहीं बनते। तो एवरेज मान के चलो 3 क्वेश्चन आपके यहां से अगर बन गए, और अगर लास्ट टाइम के ऐसा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन देखो आपको करने क्या क्या है, एक आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने आना चाहिए, आपको एक पार्शियल डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए, एक तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आना चाहिए, वेक्टर वैल्यूड के अंदर आपको जैकोबियन मैट्रिक्स निकालने आना चाहिए, और एक आपको डिफरेंशिएबिलिटी जैकोबियन हो गया, बस और कुछ नहीं इसमें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। बस इससे हट के कुछ और करना नहीं आपको, बस इसी से जनरली आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आप मान के चलो आप कम से कम 10 से 15 मार्क्स सिर्फ इस वीडियो से ला सकते हो। मैं जितने वीडियो बना रहा हूं मान के चलो कि हर एक वीडियो के से आपके अगर आप अच्छे से कर देते हो, हर वीडियो से आपको 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 10 दिन या 9 दिन जो भी लेक्चर है तो आप देख सकते हो कि आपको 90 to 100 मार्क्स सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को। बहुत लंबी वीडियो होगी, ग्रुप थ्योरी के सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी नंबर ऑफ के क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लगभग ट्राई करेंगे कि 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ज्यादा थ्योरी नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बेस पे, फॉर्मूले बेस पे। तो 50 क्वेश्चन, ताकि आपको लगभग 50 अलग अलग फॉर्मूले पता चल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।